हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र का चौथा पार्ट। इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने टिप्पणी और प्रयोजनमूलक भाषा के विषय में बता दिया है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहे हैं, जिसका नाम है आलेखन। आलेखन ये चित्रकला वाला नहीं, क्योंकि चित्रकला में आलेखन को ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पर आलेखन का मतलब है प्रारूपण या प्रालेखन, या इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो जो हमने टिप्पणी लिखा था, टिप्पणी का मतलब होता था कि किसी प्रसंग का या किसी पैराग्राफ का संक्षेप रूप प्रदर्शित करना, संक्षेप में उसको बताना टिप्पणी कहलाता था। यहाँ पर हम आलेखन के विषय में समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम ये समझेंगे कि आलेखन या प्रारूपण या प्रालेखन या प्रारूप, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं, क्या है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से आता है कि प्रारूपण अथवा आलेखन या प्रालेखन को परिभाषित कीजिए। और ये प्रश्न लगातार देखिए 6, 7, 8, 11, 17, 18 और 19 में पूछा गया। तो चलिए पहले हम इसके आंसर को समझ लेते हैं कि आलेखन क्या है या प्रारूपण क्या है। वैसे जनरली हम देखें तो विभिन्न प्रकार के पत्रों के लेखन को ही आलेखन कहते हैं। आलेखन का अभिप्राय जो होता है उन पत्रों, परिपत्रों, सूचनाओं आदि के आलेख तैयार करने से है, जिनका उपयोग सरकारी दफ्तरों या व्यावसायिक संस्थानों में प्रतिदिन किया जाता है। आलेख का अर्थ है जो लिखना है उसका प्रारूप तैयार करना। आलेखन का मतलब है कि जो कुछ हम लिखना चाहते हैं, जिस विषय में लिखना चाहते हैं, उसका एक प्रारूप तैयार करना, एक मसौदा तैयार करना या एक मसविदा तैयार करना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आलेख या आलेखन। उर्दू में इसे कहते हैं तहरीर करना, उर्दू में कहते हैं तहरीर करना, और संस्कृत में इसे आलेखनम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लिखना या चित्रण करना। तो आलेखन का मतलब ही होता है, जैसे चित्रकला में हम आलेखन का मतलब समझते हैं कि किसी प्राकृतिक दृश्य का, किसी प्राकृतिक फूल, पत्ती, इन सब का चित्रण करना, अलंकृत करना। उसी प्रकार यहाँ भी किसी विषय का आलेख तैयार करना है कि किस प्रकार से हम उसको प्रस्तुत करें ताकि पूरा मैटर समझ में आ जाए। तो यहाँ भी आलेखन का मतलब है चित्रित करना, बस ये भाषा से संबंधित है। तो किसी भाषा को, किसी विषय को हम यहाँ पर चित्रित करते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग, जिसके निम्न अर्थ हैं, जैसे अ रफ स्केच ऑफ राइटिंग, दूसरा ए प्लान आर ड्राइंग ऑफ ए वर्क टू बी डन, और थर्ड है ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर। ये ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि ए रफ स्केच ऑफ राइटिंग, जिस विषय में हमें कुछ लिखना है उसका एक रफ स्केच प्रस्तुत करना, रफली चित्रण करना। या ए प्लान आर ड्राइंग ऑफ ए वर्क टू बी डन, जो वर्क हमें डन करना है उसके विषय में एक योजना या एक ड्राइंग। और तीसरा इसका अर्थ हो सकता है कि ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन का एक लिखित आदेश, जो आदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना है उसका एक लिखित आदेश, लिखित प्रारूप। तो ये इंग्लिश में ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है, और ड्राफ्टिंग का मतलब ही होता है आलेखन, जिसे संस्कृत में आलेखनम कहते हैं, उर्दू में तहरीर करना कहते हैं। तो आलेखन का मतलब हमने यही समझा कि किसी सूचना, पत्र, परिपत्र, उसका एक आलेख तैयार करना है, जो लिखना है उसका ढांचा तैयार करना है, यही आलेखन का मतलब होता है। हिंदी विद्वान डॉक्टर ईश्वर दत्त सील इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सरकार या निजी संस्थानों में आए हुए पत्रों के उत्तर देने के लिए और सरकार की नीति निर्धारण संबंधी सूचनाओं, स्मारकों, ज्ञापनों और परिपत्रों आदि के प्रेषण के लिए टिप्पण की यथोचित कार्यवाही के बाद अधिकारियों के आदेश पर अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा प्रालेख तैयार करना प्रालेखन कहलाता है। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार या निजी संस्थाओं में जो पत्र आते हैं उसका उत्तर देने के लिए सरकार के जो नीति निर्धारण संबंधी सूचना है, स्मारक, ज्ञापन, परिपत्र, इन सब के प्रेषण के लिए जो यथोचित कार्यवाही की जाती है
उसके लिए एक आलेख तैयार करना ही क्या कहलाता है? प्रालेखन। ये हिंदी विद्वान ईश्वर दत्त सील कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रालेखन या आलेखन कैसे लिखते हैं, उसके एक प्रारूप पर नज़र डालते हैं कि प्रालेखन किस प्रकार लिखा जाए। प्रारूप, तो इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार है। प्रारूप में सबसे पहले हम पत्र की संख्या डालेंगे कि कौन सी संख्या है पत्र की। जैसे यहाँ पर हमने डाला है 9568। उसके बाद पता लिखेंगे कहाँ से लिखा जा रहा है। प्रेषक के कार्यालय का नाम, जो भेज रहा है उसके कार्यालय का नाम लिखेंगे कि कहाँ से भेजा जा रहा है। तो सचिवालय उत्तर प्रदेश सरकार, प्रेषक का नाम लिखेंगे यहाँ पर श्री ओम प्रकाश, ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पत्र संख्या का अंकन, फिर प्रेषक के कार्यालय का नाम, फिर प्रेषक का नाम और उसका पद, मुख्य सचिव, सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ। संख्या, प्रेषक के कार्यालय का नाम, प्रेषक का नाम और उसका पद। इसके बाद उसका पता लिखते हैं जिसको हमें भेजना है। जैसे सेवा में श्री विनय मोहन शर्मा आयुक्त, कानपुर मंडल, कानपुर, लखनऊ, और यहाँ पर हम दिनांक डाल देंगे। तत्पश्चात हम विषय लिखेंगे कि कौन से विषय पर हम ये प्रारूप बना रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसका विषय है कि हमने विषय रखा है कानपुर ज़िले की बिल्हौर तहसील का नाम परिवर्तन करने का सुझाव। इसमें जो हमने विषय लिया है वो ये लिया है कि कानपुर ज़िले की जो बिल्हौर तहसील है उसका नाम परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं। अब मैटर हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है। महोदय, मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि मुख्य मार्ग कार्यालय में इस विषय के पत्रों का ढेर लग गया है, जिसमें कहा गया है कि बिल्हौर तहसील का नाम परिवर्तित कर दिया जाए, और कारण यह बताया गया है कि यह नाम स्थान की ख्याति के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। ऐसे कई नाम बदले भी गए हैं, जैसे मुद्रा को मथुरा, बनारस को वाराणसी कर दिया गया है, तो इसलिए इस नाम को भी बदला जा सकता है। और इसमें कारण बताया गया है कि ये नाम स्थान की ख्याति के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। तो इतना मैटर हमने लिखा पहले पॉइंट में कि समस्या क्या है, क्या करवाना चाहते हैं और क्यों करवाना चाहते हैं, उसका कारण हमने बताया। अब इसके दूसरे स्टेप में देख लेते हैं। दूसरे स्टेप में यह है कि इस संबंध में यह निर्देश हुआ है कि कानपुर कमिश्नरी के आयुक्त को लिखा जाए कि बिल्हौर तहसील से जनमत संग्रह कर सूचित करें कि नाम बदलकर कौन सा नाम रखा जाए। इस संबंध में भारत शासन के गृह मंत्रालय ने जो निर्देश पत्र संख्या, यहाँ पत्र संख्या डालेंगे, यहाँ दिनांक डालेंगे, द्वारा दिए थे, इसकी प्रति भी इस पत्र के साथ दृष्टि में रखने के लिए भेजी जाती है। तो दूसरे स्टेप में हमने ये समस्या बताया कि कानपुर कमिश्नरी के आयुक्त को ये लिखा जाए कि बिल्हौर तहसील से बदलकर हम उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, क्या उचित रहेगा। तो इस संबंध में भी जहाँ से इसका नाम लिया जाना है, जो निर्धारित करेगा, उसका निर्देश, पत्र संख्या, दिनांक, ये सब डालकर उससे हम इसका जवाब लेते हैं कि क्या नाम इसका रखा जाए। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि इस संबंध में कार्यवाही 3 माह के भीतर संपन्न करके सूचना देने की कृपा करें। तीसरे पॉइंट पर हमने ये लिखा है कि इसकी कार्यवाही कितने समय में होना चाहिए उसको। फिर भवदी, जिसने भेजा है प्रेम प्रकाश, संख्या डाल देंगे 17/9/304, जो भी संख्या उस संख्या को हम भेज देंगे। फिर निम्नलिखित को प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित किया जाए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, जो प्रतिलिपि हम भेजेंगे उसको भी यहाँ क्रम से लिख देंगे 1, 2। अब हम देखते हैं कि प्रारूपण या प्रालेखन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए उसके विषय में। तो प्रारूपण या प्रालेखन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसकी विशेषता, पहली विशेषता है शुद्धता। प्रारूप में जो भी निर्देश, संख्या, दिनांक, उद्धरण, कथन आदि दिए जाएं, वे शुद्ध एवं सही होने चाहिए। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है उचित रूपरेखा। प्रारूप सदैव उसकी अपनी निर्धारित रूपरेखा के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उसमें कुछ छूट जाने की आशंका नहीं रहती।
तीसरी विशेषता है पूर्णता। प्रारूप में सभी अपेक्षित सूचनाओं तथा निर्देशों को स्पष्ट रूप से बयान करना चाहिए। जो भी हम सूचना दे रहे हैं, जो भी निर्देश दे रहे हैं, उसको स्पष्ट रूप से हमें बयान करना है। चौथा होना चाहिए स्पष्टता। प्रारूप में प्रत्येक विचार और कथन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए, ताकि हम इसे पढ़कर तुरंत समझ जाएं कि क्या कहना चाहते हैं, इसमें मैटर क्या रखा गया है। अगला पॉइंट है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता में प्रतिभा का प्रतिफलन होता है। अगर हम कोई विषय को एक शॉर्ट रूप में बता देते हैं, कम समय में, कम मैटर में यदि हम बता देते हैं, तो उसमें ये प्रदर्शित होता है कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है। तो इसमें प्रतिभा का स्पष्टता प्रदर्शन होता है संक्षिप्तता में। तो प्रारूप यथासंभव जितना हो सके संक्षिप्त होना चाहिए। अगला है भाषा। अपनी बात पूर्णता और स्पष्टता के साथ कहने के लिए भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जब भाषा पर हमें पूर्ण अधिकार रहेगा, तभी हम अपनी बात को पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अगली विशेषता है शैली। प्रारूप की शैली कैसी होनी चाहिए? तो शैली लिखने की एक निश्चित एवं मान्य शैली है। प्रारूप लिखने की एक निश्चित एवं मान्य शैली है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी शैली नहीं अपनानी है, जो निश्चित शैली है उसी शैली में प्रारूप को लिखना है। तो इस प्रकार इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये समझा कि आलेखन, प्रालेखन, प्रारूपण या ड्राफ्टिंग, या संस्कृत में आलेखनम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार लिखना चाहिए, उस प्रारूप को हमने देखा। और आलेखन की विशेषता क्या होनी चाहिए, इसको हमने स्पष्ट रूप से देखा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 6-7 इसकी विशेषताएं हैं, जिसमें शुद्धता, उचित रूपरेखा, पूर्णता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, भाषा और शैली, इन सब को देखा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। अगले टॉपिक में, इसके 5वें पार्ट में हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।